नमस्कार, जेएच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स की रेगुलर सेशन लेने वाला हूँ। तो इसी के तहत जो है हम लोग सबसे पहले बिहार करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था लोगों को कि ये मंथली सीरीज होगी जिसमें कोई भी स्टूडेंट चाहे तो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल मंथ के वो करंट अफेयर्स के वीडियो को अलग से वो देख सकते हैं और सीक्वेंस में ये सारे के सारे क्लासेस होगी। जिससे क्या होगा कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएँगे, तो आप पिछले 11 या 12 महीने के अगर आप लेक्चर्स को देख कर के जाएँगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो यहाँ पे हम लोगों ने जब करंट अफेयर सेशन की शुरुआत की है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स को अलग किया है। यानी कि ये जो वीडियोज़ होंगे जिसमें मंथ बाय मंथ बिहार करंट अफेयर्स होंगे, इसमें बिहार में ही होने वाली जितनी भी घटनाएँ हैं, उन सबको कवर किया जाएगा और जो मेन उद्देश्य होगा 70वीं बीपीएससी हमारा टारगेट है। लेकिन उसके साथ ही वैसे स्टूडेंट जो बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार एसआई यानी दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो टीआरई में जा रही है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम में भी आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो एक आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सितंबर महीना का आज का जो ये सेशन होगा, ये सितंबर मंथ का होगा और सितंबर मंथ में देखते हैं कि बिहार में कौन-कौन सी ऐसी घटना हुई, यानी कौन-कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जिसका बिहार पर प्रभाव देखा गया। तो सितंबर 2023 की बात कर ले तो सितंबर 2023 में जो एक घटना महत्वपूर्ण हुई, 2018 में बिहार में जीविका दीदी रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है? जीविका दीदी रसोई योजना की शुरुआत 2018 में बिहार में की गई थी और इसके तहत जगह-जगह दीविका जीविका दीदियों के द्वारा खाना बना करके, भोजन बना करके ज़रूरतमंदों को न्यूट्रिशियस वाला खास करके जो अच्छे स्वच्छ और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अलग-अलग समूहों के लिए जीविका दीदियों के द्वारा 2018 में रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। इसी रसोई योजना का विस्तार किया गया है और इसी रसोई योजना का विस्तार करते हुए बिहार के 2 मेडिकल कॉलेजेस और कौन-कौन से मेडिकल कॉलेज है, तो एक है 2 मेडिकल कॉलेज और उसके अलावा 4 अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल है, उसमें भी जीविका दीदियों के द्वारा अपनी रसोई जो है जीविका दीदी की रसोई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पे मरीजों को स्वच्छ और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी जो शुरुआत है वो सितंबर 2023 में तत्कालीन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा की गई थी और 4 सितंबर 2023 को की गई थी और इसके तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल मधेपुरा में यानी मधेपुरा के जो मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल है और उसके बाद भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल साइंस नालंदा जो कि पावापुरी में है इस यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। उसके अलावा 4 अनुमंडलीय स्तर के हॉस्पिटल में भी इसकी शुरुआत की गई है। अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा इस शुरुआत की गई थी। जीविका दीदी रसोई योजना की 2018 में शुरुआत की गई थी और अब जाकर के बिहार के 2 मेडिकल कॉलेजेस में भी इस प्रोग्राम की इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और इस तरह से देखें तो पूरे बिहार में 106 ऐसे जीविका दीदी की रसोइयां संचालित हो रही है, जिसका जो जरूरतमंद वर्ग है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जीविका दीदी रसोई योजना की शुरुआत बिहार में 2 मेडिकल कॉलेज और 4 मंडल स्तरीय अस्पताल में की गई है। देखिए न्यूज़ नंबर 2 कौन-सा है आपके सामने है। न्यूज़ नंबर 2 ये है कि बिहार में 27 साल के बाद नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया गया। ड्रग पॉलिसी से तात्पर्य है कि हॉस्पिटल में कितनी दवाएं हैं, कौन सी जरूरतमंद दवाएं हैं, नहीं है, दवाओं का एक्सपायरी रेट क्या है, दवाओं का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी का उनकी टोटल डाटा मेंटेन करना, इन सभी काम के लिए जारी किया गया। 27 वर्ष के बाद बिहार में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया गया है और ये भी जो जारी किया गया है 4 सितंबर 2023 को राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा ये जारी किया गया था और इसके तहत क्या है कि कई बार जाने में क्या होता है कि या तो हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्सपायरी दवाएं भरी रहती है या कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में गलती से हो सकता है कि एक्सपायरी डेट की दवा भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे दवाई जो या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या खराब हो गए हैं या उनका डेट एक्सपायर हो गया है, उन दवाओं को नष्ट करने के संबंध में भी दिशा निर्देश
इसमें ड्रग पॉलिसी की जो बुकलेट जारी की गई है उसमें ये दिशा निर्देश भी दिया गया है। इसके तहत क्या है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल के जो प्रभारी है उनको अगर दवाई की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, तो जनवरी में ही 1 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में वो अप्रैल, मई और जून के लिए दवा की मांग करेंगे। यानी कि 6 महीने पहले ही जो है 4 से 5 महीने पहले ही जो संबंधित प्रभारी होंगे हॉस्पिटल के, वो दवाओं की मांग जो है वो संबंधित विभाग को भेज देंगे और इससे क्या होगा कि समय से हॉस्पिटल्स में दवाई वगैरह सब अवेलेबल हो पाएगी। इसके अलावा जो सरकार के पास जो स्टॉक होगा, जो हॉस्पिटल्स में स्टॉक होंगे और जो संबंधित विभाग होंगे, स्वास्थ्य विभाग, उनके द्वारा टाइम टू टाइम अलर्ट भी जारी किया जाएगा प्रभारियों को कि आपके पास जो दवाओं का स्टॉक है, उन दवाओं में से कौन-कौन सी दवाओं का एक्सपायरी डेट आने वाला है, ये भी टाइम टू टाइम अलर्ट किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तो ये दूसरा न्यूज़ था। उसके बाद जाकर के देखिए जो जो तीसरा न्यूज़ है सितंबर 2023 में वो कौन-सा है? सितंबर 2023 में जो थर्ड जो न्यूज़ था वो ये था हर्ष राजपूत। हर्ष राजपूत की बात करें तो जाने-माने युवा, टैलेंटेड युवा है हर्ष राजपूत और हर्ष राजपूत जो है वो बाल भवन, बिहार बाल भवन जो किलकारी संस्थान है, उससे जुड़े हुए हैं हर्ष राजपूत। और हर्ष राजपूत की अगर मैं बात करूँ तो इनको आईआईटी पटना ने अपना जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसको लेकर के कॉम्पिटिशन हुई थी और उस कॉम्पिटिशन में हर्ष राजपूत ने टॉप किया था और उसके आधार पर हर्ष राजपूत को आईआईटी पटना के द्वारा जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हर्ष राजपूत जो है वो बिहार के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। यानी बिहार के जो युवा हैं उनमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हर्ष राजपूत क्या करेंगे, तो इनका प्रचार और प्रसार करेंगे। तो हर्ष राजपूत की बात करें तो आईआईटी पटना की तरफ से एक रिसर्च स्कॉलर्स डे पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसी प्रतियोगिता में हर्ष राजपूत जो है वो टॉप पे रहे थे। इसके अलावा अगर आप हर्ष राजपूत की बात करेंगे तो ये नासा की ओर से आयोजित किया गया था एक वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप, उसमें भी जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हर्ष राजपूत ने भाग लिया है। फिलहाल हर्ष राजपूत को आईआईटी पटना ने जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये था थर्ड न्यूज। न्यूज नंबर 4 देखिए आप लोगों के सामने कौन सा है, तो न्यूज नंबर 4 आपके सामने है पटना के बिहटा में फायर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जाएगी। पटना के बिहटा में पटना के पास जो बिहटा है उसमें फायर ट्रेनिंग एकेडमी बनाएगी। बिहार सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, उसके द्वारा ये आनंदपुर बिहटा में फायर ट्रेनिंग एकेडमी को मंजूरी दी गई है। इस फायर ट्रेनिंग एकेडमी में न सिर्फ बिहार के अग्निशमन विभाग के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के कर्मचारी बल्कि पदाधिकारियों को भी ट्रेंड किया जाएगा। न सिर्फ उनके ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा, ऑफिशियल्स और उसके अलावा अन्य कर्मचारी वगैरह सबको भी ट्रेंड किया जाएगा। और इसके तहत जो है वो बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 है, उसके तहत जो उपनिवेदिक स्तर के जो होंगे उनको प्राचार्य बनाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से पटना के आनंदपुर बिहटा में फायर ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है गृह विभाग द्वारा। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। अब उसके बाद जाकर के न्यूज नंबर 5 लीजिए, तो हुआ क्या था कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी के द्वारा क्या किया गया था, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से चलने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टोटल भारत में बने हुए 9 भारत वंदे भारत ट्रेनों को इन्होंने हरी झंडी देकर के रवाना किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जो 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना किया गया था इनके द्वारा 24 सितंबर 2023 को, उसमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस का संबंध बिहार से भी था और वो जो है वो था कौन सा, तो वो था पटना और हावड़ा के बीच शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन। पटना और हावड़ा के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी सबसे जो एक खूबसूरत पक्ष था वो ये था कि इससे हमारे देश की 2 महिलाओं को क्या किया गया था, उनको कमान दिया गया था। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने का, उनको ऑपरेट करने के लिए 2 महिला लोको पायलट को कमान दी गई थी। ये सबसे एक खूबसूरत पक्ष है इसका। और इस तरह से अभी ये पटना हावड़ा टोटल 9 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक साथ, जिसमें से पटना हावड़ा जो है ये बिहार का दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई है। इससे
पहले अगर आप देखेंगे तो इसी साल जून 2023 में रांची पटना के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से बिहार का पहला वंदे भारत जो ट्रेन है वो है रांची पटना, और दूसरा जो है वो है पटना हावड़ा। उसके बाद जाकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूज नंबर 6 की तरफ। तो आप लोग को वेटलैंड पता होगा क्या होता है। वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो होती है वो क्षेत्र होता है जहां पे साल में 8 से 9 महीने पानी लगा होता है। दल क्षेत्र हो सकता है, चौर एरिया हो सकता है, ये कोई झील का एरिया हो सकता है। और ये जो होते हैं ये जैव विविधता खास करके पक्षी प्रजातियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि पक्षियों के द्वारा यहीं पे अंडे वगैरह सब दिए जाते हैं, उनके बच्चे तैयार होते हैं। साल के अधिकांश महीने यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी होती है पक्षियों के लिए अनुकूल है, यानी दुनिया के जो आर्द्र भूमि है वही पक्षियों के लिए ही पक्षी के वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इन आर्द्र भूमियों, बिहार की बात करें तो बिहार के 45 आर्द्र भूमियों का बिहार सरकार ने 45 ऐसे आर्द्र भूमि का हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी इनका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, देखा जाएगा इनमें एल्गी की मात्रा क्या है, इनके पानियों में न्यूट्रिशन की मात्रा क्या है, इनके पानियों में पॉल्यूशन का लेवल क्या है। इन तरह के तमाम तरह के जो इंडिकेटर्स होंगे, तमाम तरह के संकेत होंगे, हेल्थ कार्ड में ऐड होंगे। तो इस तरह से बिहार के 45 आर्द्र भूमियों का हेल्थ कार्ड बनाने के साथ साथ इन आर्द्र भूमियों की देखभाल करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आर्द्र भूमि मित्र की भी नियुक्ति की जाने की व्यवस्था है। दरअसल ये आर्द्र भूमि जो मित्र होंगे, यानी कि जो ये वेटलैंड मित्र होंगे, ये क्या होंगे, तो एक तरह से ये इन वेटलैंड्स के केयर टेकर का काम करेंगे सरकार की ओर से। ठीक है, क्लियर है। तो न्यूज नंबर 6 ये है, देख लीजिए। और ये जो वेटलैंड होंगे, अगर देखेंगे टोटल 45 वेटलैंड, जिनमें ये केयर टेकर यानी कि आर्द्र भूमि मित्र की स्थापना के साथ साथ हेल्थ कार्ड इनका जारी किया जाएगा। ये बिहार के 10 अलग अलग जिलों में 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। और बेसिकली ये मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बक्सर में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जाके देखें, इनमें सबसे ज्यादा जो है वो समस्तीपुर में 11 वेटलैंड टोटल है। थोड़ा सा वेटलैंड के बैकग्राउंड को लेकर जान ले तो 1971 में 1971 में क्या हुआ था कि ईरान में कैस्पियन सागर के किनारे एक शहर है रामसर। इस रामसर शहर में अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वो उपस्थित हुए थे। और इनके उपस्थित होने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इन वेटलैंड्स को बचाने से संबंध जो है बहुत सारे निर्णय या चिंताओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। रामसर कन्वेंशन कहा जाता है इसको। और इसी रामसर कन्वेंशन के तहत इसी को लागू किया गया था। और इसके साथ ही क्या हुआ कि दुनिया में इन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेकर के एक तरह से अवेयरनेस की शुरुआत हुई थी। इस समझौते को अगर देखें तो भारत में इसमें शामिल हो गया था। 1 फरवरी 1982 को भारत भी शामिल हो गया था। और इसी के तहत अगर किसी भी देश में कोई वेटलैंड होता है जिसको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत उस वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो कोऑपरेशन होता है वो उनको मिलता है। तो इस तरह से भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था। और अभी तक इंडिया में टोटल 82 ऐसे रामसर डिक्लेयर किए जा चुके हैं साइट्स। यानी भारत में टोटल ऐसे 82 आर्द्र भूमि है पूरे भारत में जिसको रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। इन 82 साइट्स में से बात करें तो बिहार में टोटल 3 साइट्स है जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। और अगर देखेंगे तो कांवर झील जो कि बिहार के बेगूसराय में है, जिसको खावर लेक या कांवर झील भी कहा जाता है, जो कि एक ऑक्सबो या खुर झील है, इसको 2020 में डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट के रूप में। और उस समय ये 39वां रामसर साइट इंडिया का बना था। ठीक है। और बिहार का ये पहला, ओवरऑल बिहार का ये पहला रामसर साइट था। फिर उसके बाद जाकर के 2024 में, अभी रिसेंटली में, बिहार का दूसरा जो रामसर साइट है वो जमुई जिले में स्थित नागी को, और तीसरा जो है वो बिहार का नकटी पक्षी अभयारण्य यानी नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है। और ये बर्ड सेंचुरी क्या है, तो ये पूरा का पूरा एक वेटलैंड एरिया है। इस तरह से बिहार का दूसरा जो है वो नागी नागी पक्षी अभयारण्य, और तीसरा जो है वो नकटी
पक्षी अभयारण्य यानी नकटी बाग ये बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है 2024 में। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों के दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से इंडिया में टोटल 82 रामसर साइट्स होंगे और बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गए, जिनमें से एक बेगूसराय जिले में कांवर है और नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूज नंबर 7 की तरफ। न्यूज नंबर 7 हमारे सामने यह है कि बिहार के किसानों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। प्रेसिडेंट ऑनर्ड द फार्मर्स ऑफ बिहार। तो बिहार के दो अलग अलग फार्मर ग्रुप्स, ठीक है, जिनमें से एक ग्रुप जो है वो मखाना से भी संबंधित है, ठीक है, और उसके बाद जाकर के देखें तो दो अलग अलग फार्मर ग्रुप्स को दो अलग अलग फार्मर ग्रुप्स के अलावा 4 किसानों को भी किसान समूहों को दो किसान समूह यानी फार्मर ग्रुप्स के अलावा 4 इंडिविजुअल किसानों को भी राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया पुरस्कार देकर के। इनमें से किसान जो समूह थे उनको 10-10 लाख रुपए दोनों को दी गई है और चारों किसानों को अलग से 1-1 लाख रुपया दिया गया है, 4 अलग अलग किसानों को, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 2 किसान समूहों को सम्मानित किया गया। पुरस्कृत होने वाले जो 4 किसान है उसमें से 2 प्रगतिशील किसान रोहतास से है, एक जमुई जिले से और एक मुंगेर से है। इस तरह से 4 किसानों में 2 रोहतास के हैं, एक जमुई के और एक मुंगेर के हैं, जिनको 1-1 लाख रुपया मिला है। तो 2 किसान समूह है, जैसा कि मैंने मखाना कहा था, सॉरी उसके लिए। 2 जो है, एक है लीची से संबंधित है, लीची कृषक उत्पादक समूह है, और दूसरा जो है वो भागलपुर में कतरनी चावल, आपको पता होगा छोटे साइज के कतरनी चावल होते, काफी फेमस है ये चावल। तो एक किसान समूह है जो लीची उत्पादन का ग्रुप है और दूसरा कतरनी चावल उत्पादन समूह। इन दोनों को 10-10 लाख रुपया राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ। न्यूज नंबर 8 आपके सामने है। दीदी अधिकार सेंटर विल बी ओपन इन 174 ब्लॉक्स, यानी 174 प्रखंडों में खुलेगा दीदी अधिकार केंद्र। अब देख लीजिए ये दीदी अधिकार केंद्र क्या है। तो बिहार के टोटल 174 ब्लॉक में इनको खोला जाएगा। आमतौर पर अभी तक क्या होता है कि आप अगर किसी ब्लॉक में कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जो कम भी पढ़ा लिखा है या थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, अगर वो जाते हैं तो उन्हें 2-3 समस्याएं होती है। एक तो समस्या ये होती है कि उनको जो पता ही नहीं होता है कि प्रॉपर डायरेक्ट मैं कौन से टेबल पे जाऊं जहां पे मेरा काम हो सके। दूसरा, ब्लॉक में जो इतने सारे लोग होने के बावजूद वो उनको कोऑपरेट नहीं करते, किसी को कोई गाइड करने वाले नहीं होते। और कई बार क्या होता है कि इस चक्कर में जरूरतमंद लोग होते हैं वो दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। आपको पता होगा कि बिहार के सरकारी कार्यालय के आसपास बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं जो कम बेस पे सामान्य लोग, भोले भाले लोगों से पैसा लेके उनका काम कराते हैं। और इस तरह से इन सब से बचने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है, तो बिहार सरकार के द्वारा 174 ब्लॉक में जीविका दीदी जो होंगे उनके टेबल हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और इसी को कहा जाएगा दीदी अधिकार केंद्र। तो दीदी अधिकार केंद्र बेसिकली क्या होंगे, तो दीदी अधिकार केंद्र बेसिकली हेल्प डेस्क होगा, जो हेल्प डेस्क जहां पे जीविका दीदी बैठेगी। और हर ब्लॉक में 174 ब्लॉक में फिलहाल शुरू किया जा रहा है। और इन ब्लॉक्स में जीविका दीदी, अगर कोई भी व्यक्ति ब्लॉक में किसी काम के जाता है तो वो डायरेक्ट जो है वो ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाएंगे बेवजह इधर से उधर, ना ही दलाल के चक्कर में फंसेंगे। वो सीधे चले जाएंगे जीविका दीदी के हेल्प डेस्क में और जीविका दीदी के हेल्प डेस्क में जाएंगे, वहां पे जीविका दीदी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो इनकी जो काम है उसको देखा जाएगा कि आखिर ये किस काम के लिए आए हैं और उसके बाद उनको संबंधित जो विभाग या संबंधित कर्मचारी या अधिकारी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करा करके उनके काम को पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है। इसको नाम दिया गया है दीदी अधिकारी केंद्र, जिसके तहत जीविका दीदी के द्वारा हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे 170 ब्लॉक्स में। और इसकी घोषणा की गई थी 27 सितंबर 2023 को नीरज कुमार के द्वारा। नीरज कुमार कौन है, तो जीविका प्रोजेक्ट के प्रबंधक है नीरज कुमार, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इस तरह से जो लोग किसी भी काम से आप ब्लॉक में जाएंगे तो वो सीधे जीविका दीदी के हेल्प डेस्क में जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे, वो बताएंगे कि उनको क्या काम है और फिर जाकर के संबंधित कर्मचारी से कोऑर्डिनेशन का काम ये जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि वहां पे चल रहे किसी प्रकार का अवैध, जैसे कि दलाल सब जो होती है, उन पे भी नजर रखने का काम करेंगे ये, ठीक है। तो नंबर
नंबर 8 ये है, आप लोग को याद रहेगा, टोटल 174 ब्लॉक्स में जीविका अधिकार केंद्र की शुरुआत करने जा रही है सरकार। अब जाकर के न्यूज नंबर 9 आपके सामने है, और न्यूज नंबर 9 आपके सामने है कि 26 सितंबर 2023 को क्या किया गया है। तो अनंत मनोहर कौन थे? तो अनंत मनोहर है पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। तो पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज अनंत मनोहर जी, जो कि सेवानिवृत्त जज है पटना हाईकोर्ट के, उनको क्या किया गया? तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी बिहार का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे संबंधित जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया था, जिसमें विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, चूंकि इन सभी को मिला करके इनकी जो बैठक होती है, और उसी के तहत सर्वसम्मति से, यानी मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ साथ मुख्यमंत्री ने मिलकर के श्री अनंत मनोहर जी को बिहार के मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 10 आपके सामने है, और न्यूज नंबर 10 आपके सामने है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023। तो 16 सितंबर 2023 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, जिस संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड कह सकते हैं। ठीक है, अमृत अवार्ड यानी कि ऐसे कलाकार जो 75 वर्ष प्लस हो चुके हैं, ठीक है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे लोग जो संगीत नाटक अकादमी उनको सम्मानित कर रही है, सम्मानित किया है, जिनका उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है। तो 75 या उससे अधिक हो चुके जो कलाकार है, ठीक है, जो आर्टिस्ट है, उनको संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है सितंबर 2023 में। और उसमें बिहार के भी 4 कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के भी 4 शीर्ष कलाकारों को अमृत अवार्ड मिला संगीत नाटक अकादमी का। तो बिहार में कला क्षेत्र से जुड़े हुए 4 लोग, ठीक है, उनमें से एक सुमन कुमार, संगीत खास करके संगीत और नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए गणेश प्रसाद, उनके बाद रघुवीर मल्लिक, और उनके बाद जाकर के श्री भरत सिंह भारती। श्री सुमन कुमार, श्री गणेश प्रसाद, श्री रघुवीर मल्लिक और श्री भरत सिंह भारती भी शामिल है उन लोगों में से जिनको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सितंबर 2023 में अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जाकर के हम लोग बढ़ते हैं न्यूज नंबर 11 की तरफ। न्यूज नंबर 11 आपके सामने है एस्पिरेशनल ब्लॉक। आपको पता है कि भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत के सभी राज्यों में से जो सबसे पिछड़े, हर राज्य में से कुछ पिछड़े ब्लॉक की सूची बनाई गई है। इस तरह से टोटल 500 ब्लॉक्स की लिस्ट बना करके इन ब्लॉकों को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। जैसे किसी राज्य से अगर किसी ब्लॉक को सेलेक्ट किया जाता है, तो ठीक उसी तरह जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग का है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? तो किसी भी राज्य के सबसे पिछड़े जो जिले होते हैं, उसको सेलेक्ट करके उसमें आर्थिक और विभिन्न प्रकार के जो विकास का पैमाना होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उन सबको क्या किया जाता है? इनहांस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि उस सबसे पिछड़े जिले को विकसित करके अगले कुछ साल में नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? उसको फोकस के स्पेशली विकसित करके राज्य के सबसे जो विकसित जिले हैं उसके बराबर पे लाने की कोशिश की जाती है, और इसी को आकांक्षी जिला कार्यक्रम नाम दिया गया। और इसी की सफलता जो लगातार ये सफल हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे भारत में 500 ब्लॉक्स को, अलग अलग राज्यों के 500 ब्लॉक को सेलेक्ट किया गया, और इस तहत बिहार के भी 61 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को भी सेलेक्ट किया गया है, जहां पे क्या किया जाएगा? जहां पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ला करके इन ब्लॉकों को डेवलप करके बिहार के जो सबसे विकसित ब्लॉक्स है उनके बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। आ रहा है समझ में? टोटल कितने 61 ब्लॉक को सेलेक्ट किया गया है। इन सेलेक्टेड जो ब्लॉक्स होंगे उनमें हेल्थ और न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा, वाटर रिसोर्स पे ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन पर
पर ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद जाकर के स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा इन सभी ब्लॉक्स में। साथ-साथ इनकी रैंकिंग भी जारी की जाएगी और रैंकिंग जारी करने के साथ-साथ जिन ब्लॉकों का बेहतर प्रदर्शन होगा, उन ब्लॉक्स को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके। तो इसको नाम दिया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसके तहत बिहार के भी 61 ब्लॉक का सिलेक्शन किया गया है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है यानी कि इनकी मॉनिटरिंग का जो काम है वो करेगा कौन? तो वो करेगा योजना एवं विकास विभाग। ठीक है, योजना और विकास विभाग के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी इस कार्यक्रम की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूज नंबर 12 आपके सामने है और न्यूज नंबर 12 आपके सामने है माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम यानी अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है देख लीजिए। तो 25 सितंबर 2023 को कैबिनेट अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर के निर्देश ये क्या कहते हैं अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें क्या किया गया था देख लीजिए। तो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत जो माइनॉरिटी वर्ग है बिहार के उनकी अगर हम लोग बात करें तो उन एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। यानी अगर वो कोई उद्यम लगाना चाहे, कोई व्यापार वगैरह सब करना चाहे तो उनको सपोर्ट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख की राशि से। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख की राशि से इस योजना का जो मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो अल्पसंख्यक युवा वर्ग है उनके अंदर उद्यमिता और स्वरोजगार या एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद जाकर के एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने का काम किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल इसके लिए 100 करोड़ रुपए अवेलेबल कराई गई है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत। और इसके तहत जो लाभुक होंगे, कोई भी एक यूनिट या कोई प्लांट लगाना चाहे तो उनको 10 लाख रुपया नए प्लांट में, ध्यान रखना कि ये जो मिलेगा ये नए प्लांट में अगर कोई नया उद्यम लगाते हैं तो उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें से 50% जो राशि होगी यानी अधिकतम 5 लाख रुपया वो ऋण के रूप में होगी और 5 लाख जो होगी वो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। और इसके तहत उनको ही दिया जाएगा जो नए इंडस्ट्री लगाएंगे। उसके बाद करके देखिए न्यूज नंबर 13 आपके सामने है और न्यूज नंबर जो 13 आपके सामने ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो बिहार में समाजवादी चिंतक है और लेखक है सच्चिदानंद सिन्हा और इनको सतराची फाउंडेशन के द्वारा सतराची सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेखक है सच्चिदानंद सिन्हा और इनको क्या सतराची सम्मान से सम्मानित किया गया है सतराची फाउंडेशन के द्वारा। सतराची फाउंडेशन पटना में स्थित है और इनकी जो इस फाउंडेशन की शुरुआत है, इस सम्मान की शुरुआत है, ये 2021 में की गई थी। और विशेषकर ऐसे लोग जो ऐसे लेखन से संबंधित जो सोशल कंसर्न्स के लिए लिखते हैं यानी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जिनके लेख, आर्टिकल्स या फिर जिनके बुक्स होते हैं, ऐसे लेखकों को सम्मानित किया जाता है सतराची फाउंडेशन के द्वारा। और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो लेखक, विचारक, वक्ता, पत्रकार और संपादक के अलावा ये कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों का सितंबर 2024 का न्यूज है, 23 का न्यूज है। सितंबर 2023 के इस न्यूज को आप अगर देखते हैं तो मोबाइल लगातार आप देख सकते हैं अपने सिस्टम में, या आप लगा करके इसको लगातार सुनेंगे भी तो आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो आपका रिवीजन होगा। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर का भी करेंगे आगे, और आगे जब अक्टूबर का करेंगे तो उसमें भी हम लोग सेम इसी तरह का पैटर्न पे करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में जिसमें हम लोग अक्टूबर 2023 बिहार करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत।